पिक्चर 71 आहाना हुई किडनैप। अब आपने पढ़ा कि कैसे राकेश के उकसाने पर अनवर जी उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिससे राकेश काफी गुस्से में आ जाता है और अपने बेइज्जती का बदला लेने का एक बहुत ही घटिया प्लान बनाता है। वहीं वृषांक भाव्या के बेवजह की नाराजगी से काफी दुखी होता है और उसे हक करके उससे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, जिस पर भाव्या वृषांक को इतना परेशान देखकर अपना प्रपोजल वाला प्लान ड्रॉप कर देती है। लेकिन वृषांक को अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर भाव्या उससे सुनना क्या चाहती है। ये बात जब वो मार्क और विशाल को बताता है तो वो लोग उसे भाव्या को प्रपोज करने को कहते हैं। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उनके कैबिन का दरवाजा जोर से खुलता है। अब आगे कुछ देर पहले आहाना के घर से बाहर निकलते ही एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और कहता है, सर वो लड़की घर से निकल चुकी है। जिसे सुन उधर से एक हंसी की आवाज़ आती है और आदमी कहता है, चलो बहुत दिन हो गया किसी कली को नहीं निचोड़ा, आज बहुत दिनों बाद मुझे ये एहसास जीने को मिलेगा। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हसन होता है, राकेश का हायर किया हुआ सबसे खतरनाक किलर, जिसने राकेश के कहने पर कई लोगों को ऐसे मारा था कि आज तक उनकी लाश तक नहीं मिली। और यही नहीं, उसने ही पिछले वृषांक का एक्सीडेंट किया था और उसके पास जाकर उसके सिर पर मारा था ताकि वो कोमा में चला जाए। हसन राकेश को कॉल करते हुए कहता है, साहब हमें अपना शिकार मिल गया है, अब आप बस खुशखबरी का इंतजार करो। ये सुन राकेश भी मुस्कुरा देता है और फ़ोन रख देता है और अपने मन में कहता है, अनवर अब तुम्हें पता चलेगा कि असली बेइज्जती किसे कहते हैं, जब तुम भरे समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी बेटी का वीडियो सब जगह फैला दूंगा ताकि तुम्हें हर पल बेइज्जती का सामना करना पड़े। ये बोल वो हंसने लगता है। वहीं आहाना इन सब से बेखबर बस विशाल को ख्यालों में ही ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम को वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। घर जाने के लिए चलते हुए ही उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है और तेजी से चलने लगती है। वो कुछ सोच पाती तब तक सामने से आ रही कार में कोई तेजी से खींच लेता है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती और उन लोगों के चंगुल में फंस जाती है। वहीं कार में बैठा व्यक्ति उसे बेहोश कर देता है। कुछ ही देर में जब उसे होश आता है तो उन लोगों की बातें सुनने लगती है जो कह रहे थे, यार सच में ये तो बला की खूबसूरत है, काश बॉस हमें भी इसे मसलने एक मौका दे ताकि हम भी तो इसकी जवानी के मजे ले सके। ये सुनकर आहाना बहुत ज्यादा डर जाती है और विशाल को याद करने लगती है और अपने मन में सोचती है, ये उसके साथ क्या हो रहा है, अभी अभी तो उसे विशाल के प्यार का एहसास हुआ था और अभी ही उसके साथ ये सब क्यों। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, जिसे सुन आहाना कहती है, नहीं आहाना तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, तुझे लड़ना होगा, तू इन्हें ऐसे जीतने नहीं दे सकती। ये सोच वो तुरंत अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगती है और उसे वो चीज़ मिल भी जाती है। वो उसे देख वो भगवान का धन्यवाद करती है कि उसने ये चीज़ अपने पर्स में रखने के बजाय अपने पॉकेट में रखी थी और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि उसका फ़ोन था। वो तुरंत उससे अपने पापा यानी अनवर जी को फ़ोन करती है। वहीं दूसरी तरफ अनवर जी को काफ़ी परेशान थी कल के हुए उस हादसे से, सोचते हैं मुझे ये बात वृषांक को बतानी चाहिए, शायद वो कुछ हल निकाल सकते इस बात का। ये सोच वो वृषांक से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अभी वो वृषांक के ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे ही थे जब उनका फ़ोन बजता है, जिसे सुन वो जब देखते हैं तो उस पर आहाना का कॉल आ रहा था। उसका कॉल आता देख अनवर जी सोच में पड़ जाते हैं और अपने आप से कहते हैं, ये इस वक्त क्यों कॉल कर रही है। ये सोच वो फ़ोन उठा लेते हैं, जिधर उन्हें आहाना की तो नहीं लेकिन कुछ और लोगों की आवाज़ आती है जो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे, बॉस हमने उस लड़की को उठा लिया है और हम उसे अपने अड्डे पर ला रहे हैं। ये सुनकर अनवर जी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, आखिर उस कमीने राकेश में अपनी औकात दिखा ही उसने उसके लड़की को किडनैप करवा लिया। ये सोच वो काफ़ी घबरा जाते हैं और कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थे और सीधा ही वृषांक के कैबिन की तरफ भागते हैं। वो जोर से वृषांक के कैबिन का दरवाजा खोलते हैं, जिसे देख एक पल के लिए तो मार्क, विशाल और वृषांक भी डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अनवर जी को डरा हुआ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बात कुछ गंभीर है। वृषांक तुरंत उनके पास जाता है और पूछता है, चाचा क्या हुआ है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। जिस पर अनवर जी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, वो बस इतना ही कह पा रहे थे, वो आहाना का नाम सुनते ही विशाल के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत अनवर जी के पास जाकर उन्हें पकड़ते हुए पूछता है, क्या अंकल आहाना को क्या हुआ है, बताए अंकल आहाना को क्या हुआ। उसे इतना घबराया देख वृषांक, मार्क और अनवर जी खुद समझ नहीं पाते कि इसे क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था तो वृषांक उनसे पूछता है, बताए चाचा बात क्या है। जिस पर अनवर जी कुछ ना बोल बस अपना फ़ोन वृषांक को दे देते हैं, जिस पर वो देखता है कि आहाना की कॉल चल रही थी। वो फ़ोन लेकर कुछ कहता उससे पहले उसे आवाज़ आती है जो कि उन आदमियों की थी जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे, आज तो बॉस इस लड़की को अच्छे से मसल कर रख देंगे, जिसके बाद शायद हमें भी इस खूबसूरत हसीना के साथ कुछ करने के लिए मिल जाए। ये सुन दूसरा आदमी कहता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा इसे अपने बिस्तर तक ले जाने का। ये बोल वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।
जिसे सुन विशाल के साथ साथ वहां मौजूद सबका खून खौल जाता है। वहीं विशाल की तो हालत और ज्यादा खराब थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अभी अभी तो उन दोनों के बीच कुछ होना शुरू ही हुआ था। ये याद करते ही उसे आहाना को वो मासूम और हंसता हुआ चेहरा याद आ जाता है। वहीं विशाल कितने गुस्से में था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो बस इतना ही पूछता है किसने, जिस पर अनवर जी कहते हैं राकेश। राकेश का नाम सुनते ही वहां मौजूद सबका खून खोल जाता है, क्योंकि वहां मौजूद सबको ही राकेश ने कभी ना कभी दुख दिया था। जिससे विशाल गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं इस राकेश को बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वृशांत कहता है, अभी ये वक्त उससे लड़ने का नहीं बल्कि आहाना को सही सलामत लाने का है। जिसके बाद वृशांत अपना फोन निकालता है और उसमें आहाना की लोकेशन ट्रैक करने लगता है और सबसे कहता है, हम सबको आहाना की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंचकर उसे बचाना चाहिए। जिस पर सबसे पहले विशाल वहां से निकलता है। उसे देख सब हैरान थे, लेकिन वृशांत को कहीं ना कहीं अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि क्यों विशाल ऐसा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं था। वो लोग जल्दी से वहां से आहाना की लोकेशन को देखते हुए निकल जाते हैं। आज विशाल बहुत ज्यादा तेज कार चला रहा था। ये देख मार्क और वृशांत भी हैरान थे कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करने वाला विशाल आज उन्हें तोड़ते हुए जा रहा था। वहीं काफी देर तक जब आहाना होश में नहीं आती तो एक गुंडा अपने साथी से कहता है, अबे ये अभी तक होश में क्यों आई, कहीं तूने बहुत जोर से तो नहीं मार दिया था इसे। ये सुन वो आदमी कहता है, यार मैंने इतना जोर से भी नहीं मारा था, अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था इसे, मैं देखता हूँ। ये सुनकर आहाना घबरा जाती है। वहीं जैसे ही वो आदमी आहाना को देखता है तो पाता है कि उसके हाथ में फोन है जिससे वो किसी को कॉल कर रही थी। ये देखो आहाना को जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, साली तेरे पास फोन कहाँ से आया। ये बोल जल्दी से आहाना से फोन लेकर उसे बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ कार में आहाना का फोन फेंके जाने से वो टूट गया था, जिससे उन लोगों को उसकी लोकेशन मिलनी बंद हो जाती है। ये देख वृशांत कहता है, शीट, विस्मयादिबोधक चिन्ह, शायद उन्हें पता चल गया कि आहाना के पास फोन है, उन्होंने उसका फोन फेंक दिया होगा। ये सुनकर अनवर जी और विशाल दोनों घबरा जाते हैं। तो मार्क कहता है, हमें आहाना की लास्ट लोकेशन पर चलना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए जिससे हमें आगे का रास्ता मिल सके। ये सुन सब वहां के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते विशाल बस आहाना के साथ बिताए हुए अपने पलों को ही सोच रहा होता है, जिससे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे अनवर जी देख लेते हैं। और अब उन्हें भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाता है कि शायद कुछ तो है विशाल के मन में आहाना के लिए, लेकिन वो इन सब बातों में पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ही देर में वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आहाना की लास्ट लोकेशन मिली थी। लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो जगह एक चौराहा है जहां से हर दिशा में रास्ते जाते थे। ये देखकर मार्क कहता है, ये तो काफी मुश्किल हो गई, हमें नहीं पता वो किडनैपर यहाँ से किस दिशा में गए होंगे। ये सुनकर अनवर जी और विशाल दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं विशाल तो जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और अपने मन में भगवान से कहता है, भगवान बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे सिर्फ छीना ही है, कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं, लेकिन मैं तुझे आहाना को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। प्लीज भगवान, अगर मैंने अब तक की जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया है तो प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ। ये बोलते वक्त वो आसमान की ओर देख रहा था कि 72 बॉक्स। अब आपने पढ़ा कि कैसे राकेश ने अपना कमीनापन दिखाते हुए अपने खास आदमी हसन द्वारा अनवर जी की बेटी को किडनैप करवा लिया ताकि वो अपने बेइज्जती का बदला ले सके। उधर आहाना किडनैप हो चुकी थी, जिससे पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर जल्दी से अपना फोन निकालकर अनवर जी को कॉल करती है। वहीं अनवर जी वृशांत के ऑफिस से सामने ही खड़े थे। जब आहाना को फोन आया वो जल्दी से वृशांत के पास भागते हैं। वहीं वृशांत भी आहाना की बात सुन तुरंत उसे ढूंढने निकल देता है। अब आगे आहाना का फोन फेंकने के बाद वृशांत को उसकी लोकेशन मिलनी बंद हो जाती है, जिससे अनवर जी और विशाल परेशान हो जाते हैं। और जब वो लोग उसकी लास्ट लोकेशन पर जाते हैं तो वो एक चौराहा होती है जहां से वो लोग ना जाने कहां लेकर गए होंगे आहाना। तो ये देखकर विशाल खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था और जोर से चिल्ला देता है और जमीन पर बैठते हुए जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख वृशांत, मार्क और अनवर जी तीनों हैरान थे। वहीं विशाल आहाना के साथ बीताए अपने पलों को याद करके कहता है, भगवान मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मुझे मेरी आहाना लौटा दे भगवान। ये बोल वो जैसे ही अपना सिर नीचे करता है उसके आंखों में किसी चीज की रोशनी पड़ती है, जिसे जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है और अपने आप ही उस मुंह से निकल जाता है, हे भगवान ये तो। उधर आहाना से फोन छीनने के बाद वो लोग आहाना को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, साली हमें पकड़वाने चली थी, अब देखते हैं कैसे कोई हमें पकड़ता है। ये सुन दूसरा आदमी कहता है, लेकिन यार ये अभी तक उस फोन पर थी, कहीं ऐसा ना हो कोई इसे ट्रैक कर रहा होगा तो हम फंस सकते हैं यार। ये बोल वो आदमी कहता है, अरे ऐसे कैसे, हमने जहाँ इसका फोन फेंका है वो जगह एक चौराहा है जहाँ से उन्हें हमें ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा और तब तक तो बॉस अपना काम कर चुके होंगे और इस लड़की का मजाक बनकर रह जाएगा।
ये बोल वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं आहाना ये सुन अपने आप को काफ़ी मजबूर महसूस करती है और अपने मन में कहती है, अब्बू मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी सब आपके हाथ में है। कुछ ही देर में वो लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग आहाना को उतार कर हसन के सामने पटक देते हैं। हसन उस शहर का जाना माना गुंडा था जिसके कई गलत धंधे भी चलते थे और साथ ही साथ वो लोगों को मारने का काम भी किया करता था। कई लोग उसे शैतान के नाम से भी बुलाते थे क्योंकि उसके हाथ में एक शैतान का टैटू था जो उसे और ज़्यादा डरावना बनाता था। हसन सामने पड़ी आहाना को देखकर अपनी शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए कहता है, माशाल्लाह ये तो बला की खूबसूरत है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बला की खूबसूरत लड़की के साथ मजे करने के भी पैसे मिल रहे हैं। मुझे धन्यवाद आपका राकेश साहब जो आपने मुझे ये काम सौंपा, वरना इस फूल को कोई और तोड़े, ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। ये बोल वो आहाना के पास आकर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है, उफ डॉट ये चेहरा मन तो कर रहा है अभी के अभी खा जाऊं तुझे, लेकिन थोड़ा सब्र करना होगा मुझे। हसन का चुना आहाना को कांटे की तरह चुभ रहा था, बहुत ही गंदा फील हो रहा था उसे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी इस वक्त। उधर जैसे ही विशाल के आंखों में कुछ चमकता है उसका ध्यान उस तरफ जाता है जहां जब वो जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो आहाना का ब्रेसलेट था जिसे उसने तब फेंका था जब आदमी आहाना को फ़ोन बाहर फेंक देता है और कुछ दूर जाकर आहाना अपना ब्रेसलेट फेंक देती है जिससे अगर उसके अब्बू उसे वहां ढूंढते हुए आए तो उन्हें पता चल जाए कि वो उस रास्ते से गई है। वहीं अब बाकी सब भी आहाना का ब्रेसलेट देख लेते हैं। ये देखकर अनवर जी कहते हैं, ये डॉट 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 ये तो मेरी बेटी का है, मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। वहीं अब सबकी नज़र उस रास्ते पर थी जिसे देखकर मार्क करता है, ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है और अब शायद मुझे पता है आहाना जी कहाँ होंगी और उसे किसने किडनैप किया होगा। ये सुनकर वृषांत भी समझ जाता है कि ये किसका काम हो सकता है, आखिर उसने ही तो पिछले जन्म में वृषांत को मारा था। ये जानकर तो वृषांत के बदन में आग सी लग जाती है, पहले भी इसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, अब ये वापस से मेरे अपनों को दुख दे रहा है, आज तो इसका हिसाब करना ही पड़ेगा। ये सोच वो सबसे कहता है, चलो आहाना को वापस लाते हैं। ये बोल वो सब कार में बैठकर तेजी से उस तरफ चल दिए। उधर हसन राकेश को कॉल करता है जिसे देख राकेश खुश होते हुए उसका फ़ोन उठाता है और पूछता है, बोले हसन क्या खबर है। जिस पर हसन अपने शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए कहता है, साहब हमने इस मैना को कैद कर लिया है, अब बताइए क्या करना है इसका। जिस पर राकेश बहुत की बेशर्मी से कहता है, वो तो तुम मुझसे बेहतर जानते हैं हो हसन की एक लड़की के साथ क्या किया जाए कि जिससे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, लेकिन ध्यान से इसका वीडियो जरूर बना लेना और मुझे भेजना। ये सुनकर हसन हंसने लगता है और कहता है, आपका धन्यवाद राकेश साहब जो आपने हमें इस काम के लिए चुना, काम होने के बाद कॉल करता हूँ। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। फिर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए किसी के साथ सुहागत रात नहीं मानी, चलो आज ये मौका मिल ही गया। जिस पर उसके साथी कहते हैं, बॉस क्या हम भी आपके बाद। ये बोल वो हंस देते हैं जिसे देख हसन कहता है, क्यों नहीं, आखिर ये चीज़ ही ऐसी है, लेकिन मेरे बाद। ये बोल आहाना के पास चल देता है। रात 11 बजे राकेश हॉल में बैठे जाम हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था जिसे देख निशा आते हुए राकेश से पूछती है, क्या बात है डैड बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल हुआ है। जिस पर राकेश अपने जाम को पीते हुए कहता है, हाँ बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना बदला पूरा जो कर लिया है। जिसे सुन निशा पूछती है, कैसा बदला डैड और किससे। जिस पर राकेश कहता है, अनवर से बेटा, अपने बेइज्जती का बदला मैंने आज ले लिया है, अब तो किसी को इस शहर में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सुनकर निशा बेशर्मी से उछलते हुए कहती है, क्या डैड आप सच कह रहे हैं, आपने अपना बदला पूरा कर लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे भी वो बुरा बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा मुझ पर शक किया करता था। लेकिन ये तो बताओ डैड कि आपने उससे बदला कैसे लिया। जिसे सुन राकेश अपना जाम टेबल पर रखते हुए जैसे ही कुछ कहने को होता है कि वो दोनों देखते हैं बाहर दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा है। ये देख निशा पूछती है, इतनी रात में कौन हो सकता है। जिस पर राकेश कहता है, अरे हो सकता है हसन हो, मैंने उसे ही अपना काम करने को कहा था, शायद वही आया होगा, लेकिन इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी, ये बात तो वो फोन पर भी बता सकता था ना। ये बोल वो अपने नौकर को दरवाजा खोलने को कहता है। जिसे सुन रामू उनके घर का नौकर जाकर दरवाजा खोलता है तो निशा पूछती है, कौन था रामू। जिस पर रामू कहता है, मैम साहब कुरियर वाला था, ये कुरियर देकर गया है। ये कहते हुए उसने एक बॉक्स निशा को पकड़ा दिया। जिसे देख निशा और राकेश दोनों सोचने लगते हैं, आखिर इतनी रात में किसने हमें कुरियर भेजा होगा और आखिर इस बॉक्स में है क्या। यही बात निशा राकेश से पूछती है, डैड इसमें क्या होगा। जिस पर राकेश कहता है, बेटा ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा ना कि इसमें क्या है और इसे किसने भेजा है। ये सुन निशा उस बॉक्स को खोलने लगती है और जैसे ही वो पूरा बॉक्स खोलती है उसमें की चीज़ देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए उस बॉक्स को अपने से दूर फेंक देती है। वहीं उस बॉक्स में से निकली चीज को देखकर राकेश भी डर जाता है और हैरानी से उस बॉक्स में से निकले चीज को देखने लगता है। इस वक्त वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो डरते हुए बस इतना ही बोल पाता है, हे भगवान ये तो
चैप्टर 73 बेकाबू विशाल। अब आपने पढ़ा कि राकेश ने अपना बदला लेने के लिए अनवर जी की बेटी आहाना को किडनैप करवा लिया था ताकि वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर अनवर जी को तोड़ सके। वहीं जब ये बात विशाल को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ उसे राकेश पर काफी गुस्सा भी आता है। उधर राकेश ने हसन से कहकर अपने बदले का इंतजाम करवा लिया था। रात में जब राकेश अपने घर पर बैठा था तब उसे एक बॉक्स कुरियर होता है जिसे निशा जब खोलती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। अब आगे निशा जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो हैरान हो जाती है। वहीं राकेश भी उस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और साथ ही साथ हैरान भी होता है क्योंकि उसके सामने हसन का वही फेमस टैटू वाला हाथ था जिससे पूरा शहर डरता था। जिसे देख राकेश को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि अब हसन नहीं रहा, जबकि राकेश से सोचकर भी हैरान होता है कि अनवर के पास इतना दम नहीं था कि वो हसन जैसे इंसान से पंगा ले सके। जरूर इस काम में किसी ने उसकी मदद की होगी। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र उस बॉक्स पर जाती है जिसमें एक कागज भी रखा था जिसे वो कुछ सोचकर उठा लेता है। और जैसा कि उसने सोचा था वो एक लेटर ही था जिसे जब वो पढ़ता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है क्योंकि उसमें लिखा था, तूने क्या सोचा हसन जैसे आदमी मेरे आदमी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। अनवर जी अब मेरे लिए काम करते हैं और अगर आगे से तूने कभी उन पर आंखें उठाने की भी कोशिश की तो अनवर जी के परिवार में तो केवल 4 ही लोग हैं, लेकिन तेरी फैमिली बहुत लंबी, बाकी तो तू खुद ही समझदार है। और हाँ, फालतू में मेरे बारे में पता करने मत लग जाना क्योंकि जब मेरे तेरे इस 2 कौड़ी के आदमी को मार सकता हूँ तो तुझे मारने के लिए मुझे ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, समझा। इसलिए इस बात को यही खत्म कर दे और आगे से अनवर जी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, तुम्हारा शुभचिंतक। ये लेटर पढ़कर राकेश कहीं ना कहीं डर जाता है, भले ही वो कमीना क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए डर तो सभी को लगता है। लेकिन वो कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। राकेश भी उस दुम की तरह ही था जो कभी सुधरने वाला नहीं था, लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए अनवर काम करता है। कुछ देर पहले हसन आहाना के करीब आकर उसे छूने लगता है जिसे देख आहाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे चिल्लाता देख सारे आदमी हंसने लगते हैं क्योंकि उसका चिल्लाना यहाँ कोई नहीं सुनने वाला था। वहीं हसन अब आहाना के कपड़े फाड़ देता है जिसे देख आहाना खुद को छिपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक राक्षस से आखिर खुद को कैसे बचा पाती। वहीं हसन अब उसके होठों के करीब बढ़ने ही लगता है, तभी उसके अड्डे का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल जाता है जिससे कुछ देर के लिए तो सारे आदमी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर सामने देखते हैं तो अनवर, विशाल, मार्क और विशांत खड़े थे। वहीं हसन विशाल, मार्क और अनवर जी को तो पहचान जाता है, लेकिन ना जाने क्योंकि उसे वो चौथा आदमी कुछ अजीब लग रहा था। हॉल की उसकी उम्र काफी कम थी, लेकिन उन सब में वही सबसे डरावना लग रहा था। लेकिन हसन अपने डर को किनारे कर मार्क को देखते हुए कहता है, अरे मार्क भाई, तुम यहाँ लगता है वापस से किसी के कुत्ते बन गए हो। फिर अनवर जी के देखते हुए कहता है, क्यों बूढ़े, तुझे किसने कहा था राकेश साहब से पंगा लेने को, अब देख तेरे किए की सजा तेरी लड़की भुगतेगी। वही विशाल तो बस इधर उधर आहाना को ही देखने में बिजी था क्योंकि वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो माँ कहता है, देख हसन, तू चाहे कुछ भी बोल लेकिन अनवर जी की लड़की को छोड़ दे, हम यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आए हैं। ये सुनकर हसन के साथ साथ उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। हसन हंसते हुए कहता है, अबे तुझे अपने ऊपर इतना घमंड कैसे हो सकता है, तुझे क्या दिखाई नहीं देता यहाँ कम से कम मेरे 30 आदमी है और तुझे लगता है तू इन सब से अकेले लड़ पाएगा, और तो और इस बेचारे बच्चे को अपने साथ लेते आया, अब ये भी तेरे चक्कर में मारा जाएगा। जिसे सुन मार्क गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो विशांत कहता है, मार्क डॉट डॉट। ये सुन मार्क रुक जाता है जिसे देख हसन कहता है, अच्छा तो ये बच्चा तेरा नया मालिक है, तब तो ये भी कोई आम इंसान नहीं होगा। लेकिन फिर गुस्से से कहता है, अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। फिर अपने आदमियों से चिल्लाकर कहता है, वो ये गेट बंद कर दे, कोई भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए। वही विशाल तो अभी भी आहाना को ही देखने में लगा था। बहुत देखने के बाद उसे आहाना का पैर दिखाई देता है जिसे देख वो बिना किसी से परवाह किए उस तरफ बढ़ जाता है और जाकर देखता है जिसे देख विशाल की मानो सांसें ही थम गई हो। उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है जिसे बता पाना शायद उसके बस में नहीं था। वो देखता है आहाना के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, वहीं उसके होठों के किनारों से खून भी निकल रहा था। ये सब देखकर वो जल्दी से आहाना के पास जाता है और अपना कोट उतार कर आहाना को पहनाने लगता है। वहीं आहाना जो इस वक्त अपने होश में नहीं थी, डरते हुए उससे दूर भागने लगती है, लेकिन विशाल कहता है, आहाना घबराओ मत, मैं हूँ विशाल, देखो मेरी तरफ। ये सुनकर आहाना जब उस तरफ देखती है तो वहाँ विशाल खड़ा था। उसे देख आहाना जो अब तक खुद को संभाले हुई थी तुरंत उससे लिपट कर रोने लगती है। वहीं विशाल आहाना को रोता देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहता है, आहाना तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना।
वहीं आहाना विशाल से लिपट कर रोए जा रही थी, जिसे देख विशाल का गुस्सा अपने आप से बाहर होने लगता है। इस वक्त वो बस वहां मौजूद हर उस आदमी को मार देना चाहता था जिसकी वजह से आहाना की ये हालत हुई है। वहीं दूसरी तरफ विशाल को आहाना के पास देख हसन का एक आदमी उसे वहां से हटाने जाता है, और जैसे ही वो विशाल पर अपना हाथ रखता है उसके अगले ही पल अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। वहीं विशाल का ये रूप देख हसन के सारे आदमी अब उन सब पर टूट पड़ते हैं, जिसे देख रिशांक अनवर जी से कहता है, चाचा आप प्लीज एक तरफ बैठ जाए, हम कुछ देर में चलते हैं। ये बोल वो भी मैदान में उतर जाता है, जिसके बाद वहां बस लोगों के हाथ पैर टूटने और लोगों की चीखने चिल्लाने की ही आवाजें आ रही थी। विशाल तो बिल्कुल बेकाबू हो चुका था, जो भी उसके सामने आता वो बस उसे बुरी तरह मारता। उसका ये रूप रिशांक ने पहली बार देखा था, क्योंकि विशाल एक बहुत ही शांत व्यक्तित्व वाला आदमी था जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज तो वो बिल्कुल ही अलग आदमी लग रहा था। वहीं अब हसन भी डरने लगा था। उसकी उम्मीद के मुताबिक मार्क के साथ आए वो दोनों ही कोई आम आदमी नहीं थे। अब उसे राकेश का ये काम लेने पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल उसी तरह अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ये सोच वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी खराब किस्मत दरवाजा तो खुद ही उसने अपने आदमियों से कहकर बंद करवा दिया था। ये देख उसे खुद पर ही गुस्सा आता है। अब तक विशाल, मार्क और रिशांक ने हसन से सब आदमियों को मार मार कर अधमरा कर दिया था, और अब वो सब चलने फिरने क्या हिलने तक की हालत में नहीं थे। वहीं ये देखकर हसन जल्दी से जाकर अनवर जी की कनपटी पर बंदूक रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ नहीं तो इस बुढ़े की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये देखकर रिशांक एक शैतानी मुस्कुराहट लिए उसके करीब जाने लगता है, जिसे देख हसन और ज्यादा डरने लगता है और फिर से चिल्लाते हुए कहता है, देख तो जो कोई भी है मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू आगे मत बढ़ वरना तुझे भी मार दूंगा। लेकिन रिशांक नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है, जिसे देख हसन बंदूक पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, देख मैं सच में मार दूंगा इस बुढ़े को। ये बोल वो जैसे ही अनवर जी को मारने वाला होता है तभी रिशांक उसके हाथ पर और फिर उसके पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और इतने ही वक्त में अनवर जी उसकी पकड़ से दूर हो जाते हैं। अब हसन नीचे गिर जाता है। वहीं विशाल का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं, तो वो गुस्से में रिशांक के हाथ से गन लेकर हसन की दूसरी टांग पर भी गोली मार देता है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है। लेकिन अभी ये काफी नहीं था, तो विशाल उसे बेतहाशा मारने लगता है, जिससे अब तो चाहकर हसन अपने आप को नहीं बचा पाता और चुपचाप मार खाने लगता है। वहीं विशाल को ऐसा करता देख रिशांक उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विशाल बस करो, बाकी का हम देख लेंगे, अभी तुम्हें जल्दी से आहाना को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये सुनकर वो कुछ शांत होता है। अब उसके आंखों में गुस्से की जगह आंसुओं ने ले ली थी। वो जल्दी से आहाना के पास जाता है, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाता है और वहां से जाने लगता है, जिसे देख अनवर जी भी उसके साथ ही वहां से निकल जाते हैं। अब वहां सिर्फ रिशांक, मार्क और हसन रह गए थे, तो रिशांक आराम से चलता हुआ आकर हसन के पास बैठ जाता है और पूछता है, तो कैसा लग रहा है हसन भाई, उम्मीद है मजा तो आ रहा होगा आपको, क्यों? ये सुनकर हसन गुस्से से कहता है, साले अगर मैं बच गया ना तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया तेरी कहानी सुनकर कांप जाएगी। ये सुनकर रिशांक हंसने लगता है और कहता है, मजाक अच्छा कर लेते हो हसन भाई, वैसे आज तक तूने ना जाने कितने ही काम राकेश के लिए किए होंगे ना, फिर वो चाहे किसी को रास्ते से हटाना हो या फिर किसी की जमीन पर कब्जा करना, क्यों? जिस पर हसन कहता है, हाँ किया है, तो तू क्या कर लेगा, मैंने बहुत लोगों को मारा है अपने हाथों से, तो क्या और तू है कौन? जिस पर रिशांक कहता है, कुछ नहीं, बस उन सब लोगों की मौत का बदला लेने आया हूँ, यही समझ ले। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, क्योंकि अच्छे काम से तो केवल मौत ही नसीब होती है, झंडे तो बुराई ने ही गाढ़े हैं, क्यों? ये सुनकर हसन बिल्कुल हैरान हो जाता है और अब उससे सामने खड़े लड़के से और ज्यादा डर लगने लगता था, क्योंकि ये वही शब्द थे जो हसन ने रिशांक को मारने से पहले उसके कान में बोले थे। लेकिन इस लड़के को कैसे पता ये सब? ये सोच वो हैरान होते हुए पूछता है, तू तू है कौन? जिस पर रिशांक अपनी शैतानी मुस्कुराहट हसन को देता है, जो उसे जानी पहचानी लगती है, जिसे याद कर उसे अपने सामने साक्षात यमराज दिखाई देते हैं, क्योंकि ठीक उसी तरह पिछले जन्म का रिशांक भी मुस्कुराता था। इसका मतलब ये वही। ये सोच वो हैरानी से बस इतना ही बोल पाता है, तुम तो कि तभी रिशांक अपने गन की सारी गोलियां हसन के सीने में उतार देता है। वहीं खड़े मार्क को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो वो पूछता है, सर आप क्या कह रहे थे उससे? जिस पर रिशांक कहता है, कुछ नहीं, बस यही कि इसने तुम्हारे पिछले बॉस रिशांक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है, क्योंकि रिशांक के एक्सीडेंट करे बारे में तो मार्क ने भी बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं चला था, तो इसे कैसे पता चला? ये सोच वो रिशांक को देखने लगता है। वही रिशांक हसन की तरफ देखकर मार्क से कहता है, मार्क एक बॉक्स का इंतजाम करो, राकेश को कुछ संदेश भेजना है।